गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ सुनो पाकिस्तान के नए प्लेटफॉर्म से नए एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर, जुमे का बाबरकत दिन आप सबको मुबारक हो। और हम हमेशा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा एक और शो, जिसमें सबसे पहले जानेंगे मुल्क भर में मौसम की लेटेस्ट अपडेट्स और उसके बाद बात करेंगे दो दिन के बाद होने वाले पीटीआई के उस एहतजाज की, जिससे सिर्फ 2 दिन पहले पीटीआई अरकान असेंबली में पैसों की तकसीम और जिहादी स्क्वाड तैयार करने जैसी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। और आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे क्या स्टार्स हमारी शख्सियत पर वाकई असरअंदाज होते हैं या ये सिर्फ बातें हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे उन गैर रजिस्टर अमीर लोगों की जिन्होंने अभी तक अपने असासे छुपा कर रखे हुए हैं, क्योंकि FBI ने अब इनका घेरा तंग कर दिया। और इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत की 5 साला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर और जानेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितनी कारआमद साबित हो सकती है। आज के प्रोग्राम में शामिल है स्किन के हवाले से हमारा खुसूसी सेगमेंट और आखिर में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब से जानेंगे दजाली निज़ाम की हकीकत और पेपर करेंसी से मुताल्लिक हैरान कुन हकाइक। अगर हमारा कोई सेगमेंट आप मिस कर देते हैं तो घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें फॉलो भी कीजिए और साथ ही साथ उस सेगमेंट को भी इंजॉय कीजिए। और नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको और क्या आपकी राय है और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। तो प्रोग्राम में हम सबसे पहले जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल, जो हमें हमेशा की तरह बताती हैं नजफ। तो आइए मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी और बलाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। तहाँ पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोग और धुंध का राज बरकरार रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ बेशतर मकामात पर पारा नुक्ता अंजमात तक गिर गया। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 और कम से कम -1 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 8 और कम से कम -4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहाँ सर्दी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताहम पेशावर समेत मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम कदरे खुशगवार होगा। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का। सूबे के वस्ती और जनूबी इलाकों में बारिश ना होने से स्मोक की शिद्दत बढ़ गई है। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया है। मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान में दिन के औकात में गर्मी की कैफियत बरकरार रहेगी। और दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम पारा 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ, जहां मौसम खुशगवार रहेगा और कलात में पारा नुक्ता अंजमात तक गिर गया। ताहम सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब आखिर में
हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध का, जहां पर मौसम खुशगवार है, लेकिन बेशतर अजला में दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा। कराची के दर्जा हरारत की बात करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद में पारा कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। अब कुछ मुल्की सियासी मौसम की बात करें तो सियासी टेम्परेचर में हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। पीटीआई के एहतजाज को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और ऐसे में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और अहदेदारों में अखराजात के लिए पैसों की तकसीम का सिलसिला जारी है। और इतलात ये भी आ रही हैं कि पीटीआई ने एहतजाज के लिए 9000 नौजवानों पर मुश्तमिल जिहादी स्क्वाड भी तैयार कर लिया है, जो कि एहतजाज के दौरान फ्रंट लाइन पर लीड करेगा। पीटीआई रहनुमा ये कहते नजर आ रहे हैं कि 24 नवंबर को जुल्म के खिलाफ जिहाद होगा, जिसमें शहादत होगी या फिर गाजी बनकर लौटा जाएगा। दूसरी जानिब हम देखें तो हुकूमत ने एहतजाज को रोकने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कई मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और 23 नवंबर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। उस्मा बुखारी कहती हैं कि एहतजाज को मजहबी टच देने वालों के खिलाफ हम दहशतगर्दों की तरह उनके साथ निपटेंगे। जबकि उधर मुबैना मुज़ाकरात के मामले पर शदीद कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है। असद कैसर और बैरिस्टर सैफ समेत कई पीटीआई रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अली अमीन गंडापुर से रब्ता कर लिया है। अब पार्टी ने फैसला करना है कि किस तरह और किस हद तक ये मुज़ाकरात होंगे। ये भी दावा किया जा रहा है कि ऑफर्स आ रही हैं कि आप एहतजाज को मुलतवी कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताहम इस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में बताया कि पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात ही करने हैं तो फिर हुकूमत से रब्ता करे। मगर अगर हुकूमत की साइड की हम बात करें तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं कि बानी पीटीआई की मर्जी से अली अमीन गंडापुर और मुख्तदर हलकों के दरमियान राबते जारी हैं। बिल्कुल, मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, किसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा। मगर मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा हुक्म आ गया है। एहतजाज के खिलाफ केस में अदालत ने इंतज़ामिया को हिदायत की है कि मुरव्वजा कानून के खिलाफ किसी को एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर दाखिला पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंतज़ामिया को एहतजाज से मुताल्लिक मुरव्वजा कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म दिया है। हुकूमत ने हर सूरत अदालती फैसले पर अमल करने का फौरन ऐलान भी कर दिया। इस फैसले के बाद अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? शौकत यूसुफजई साहब से जानेंगे कि क्या हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की जानिब से इख्तियार की जाएगी, क्योंकि अब ये खासा मुश्किल दिखाई देता है। क्योंकि हमने देखा था कि इस्लामाबाद के जो ताजर हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एहतजाज की वजह से हमारा कारोबार शदीद मुतासर होगा। मौशी सरगर्मियाँ जो हैं वो पहले ही महदूद हैं और ऐसे में हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और इस सिलसिले में जो एहतजाज है इसको रोकने का हुक्मनामा दिया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस केस पर, इस दरख्वास्त पर समाअत की गई और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला सामने आया और उसके बाद बेलारूस के सदर की आमद का जिक्र भी हुआ, जो कि 25 नवंबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत पर। तो शौकत यूसुफजई साहब से जानते हैं। शौकत साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? सर, हम चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हो, अपना हक जो हमारे डिमांड है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस तरह पहले पॉलिटिकल पार्टी वो करती थी, एहतजाज करती थी, अभी भी आप देखें हमने 3-4 एहतजाज किए। हमने कौन सा दावा बोला है, कौन सा हम पे शीलिंग होती है ना, हमारे रास्ते बंद कर देते हैं, हमारे कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। इसकी हम इससे पहले तो की इंतजाम नहीं मिलती है। अब मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि हमारे दौर में तो ये लोग ट्रेंड मार्च, लॉन्ग मार्च और धरने सब देते थे, हमने तो कभी इस तरह इनको नहीं रोका है। आज ये हुकूमती वसाइल
आवाम के ऊपर एक ताकत के इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो कल कोई और हुकूमत होगी वो भी इस तरह की, इसका मतलब है पाकिस्तान में सियासी आज़ादी ख़त्म हो गई। ये बताते बस कि जिंदगी माशाल्लाह है और फुल माशाल्लाह लग रहा है, तो बस लोग फिर घरों में बैठ जाएंगे या फिर बाहर निकल आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हरकत जो कर रही है गवर्नमेंट, तो बड़ी नीच हरकत कर रही है और ये सिर्फ इंतकाम ले रही है इमरान खान से, नून लीग। इस पर पीपल्स पार्टी को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मेरे तो ये रिक्वेस्ट है कि जो कुछ हो रहा है ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अच्छा शौकत साहब, आप जिस तरह से बात करें कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, डिक्टेटरशिप आप इसे करार दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जनाब हमने क्या किया है, ये तो ताजर थे, ताजर बरादरी थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हमने तो बस अमल दरामद ही करना और कुछ नहीं करना। देखिए ड्रामे अब मजीद नहीं चलेंगे, ये ड्रामाबाज गवर्नमेंट है और ड्रामाबाज शहबाज शरीफ ने हमेशा ड्रामे ही किए हैं। इनको एक्टर होना चाहिए था किसी अच्छी फिल्म में, और लेकिन इनका जो अब ये फिल्म बना रही है फ्लॉप फिल्म है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सियासी आज़ादी न कोई हाई कोर्ट छीन सकती है, न कोई सुप्रीम कोर्ट छीन सकती है। हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, ये आईनी हक है, या तो आइन के अंदर तरमीम कर ले, आइंदा कोई भी सियासी पार्टियां जो एहतियात नहीं करेंगी तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस तरह ड्रामे हो इस मुल्क के अंदर, आपको पता है कि अदालतें क्या कर रही हैं और बाकी क्या सूरत हाल इस मुल्क में, तो ये तो सारा बस आवे बिगड़ा हुआ है। अल्लाह खैर करे इस मुल्क में। अब तो हम और भी जोर लगाना पड़ेगा अपने इदारों को ठीक करने के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत साहब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, बुशरा बीबी के हवाले से बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में पैगाम दिया कि बानी PTI किसी से बदला नहीं लेंगे। बुशरा बीबी ये वजाहत किसके लिए कर रही हैं, क्यों कर रही हैं और किसको यकीन दिलाना चाह रही हैं, किसके लिए बेसिकली ये पैगाम है? ये जो वज़रा है ना, ये वज़रा के जो आउट पटांग बयानात आ रहे हैं, उसको जाहिर है उसकी वजाहत उन्होंने कर दी है। आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ क्या बयानात दे रहे हैं। कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करने का मतलब है कि हम सबको जेल में जाना होगा। तो हम उससे ये वजाहत हुई कि ना हम किसी को जेलों में डालेंगे, ना इमरान खान वो बंदा है, बहुत बड़ा दिल गुर्दा रखने वाला बंदा है, वो न इंतकाम की सियासत पे यकीन रखता है, वो मुल्क के लिए कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है मुल्क के लिए कर रहा है। तो उसमें इंतकाम कहाँ से आ गया? आपने जुल्म किया, बस करते रहे, वो तो बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन ये कि ये सोचना कि जो इमरान खान बाहर आएगा तो हमसे इंतकाम लेगा, फिर इंतकाम नहीं लेगा, वो तो पहले कह चुका है कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। और ये सारी जिंदगी ये लोग हुकूमत में तो नहीं रहेंगे ना। ये जो कुछ कर रहे हैं आज, जो कवानीन ये बना रहे हैं, कल तो ये रोएंगे इसको देखकर। लेकिन आज इस इमरान खान के को दबाने के लिए या उनको कंट्रोल। अच्छा शौकत साहब, चलें ये बात कर लेते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की जो वीडियो पैगाम सामने आया, दावा किया कि बानी PTI को मदीना में नंगे पाँव चलने की सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी के इस दावे को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्तरद किया है, वो कसम उठाने को तैयार हैं। बानी PTI हुकूमत गिराने का इल्जाम पहले अमरीका पर लगाती थी, मगर बुशरा बीबी ने तो अब कहीं और इशारा कर दिया, रुख ही मोड़ दिया है। आखिर बानी PTI को सजा दिलवाई किसने है? फिर ये तो ज़ाहिर है उन्होंने वजाहत कर दी है, मेरे ख्याल से इसको मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। जिसने जो किया अल्लाह ताला जो है वो देखेगा। देखिए हम सियासत के अंदर ना मजहब को लाना चाहते हैं, ना उसकी आड़ में कुछ कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये जो है ये इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसकी ख्वाहिश थी कि इस्लामाइजेशन तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो और इज्जत और एहतराम हो, और ये जो ब्लास्फेमी और इस तरह की चीजें होती हैं इसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। तो शौकत साहब यकीनन वो कोशिशें की हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लास्टली ये कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो बयान बुशरा बीबी की जानिब से सामने आया है, PTI की जो तमाम लीडरशिप है ये इस बयान की तायद करती है, इसके पीछे खड़ी है, और अगर खड़ी है तो आप नहीं समझते कि इसके बाद मामला हल होने की बजाय मजीद बिगड़ेंगे? नहीं, देखिए मेरा ख्याल नहीं है कि मामलात इससे बिगड़ेंगे। मामलात जो हैं वो पर्सनलाइज हो चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान बाहर आएगा तो उनका जीना आराम हो जाएगा मुल्क के अंदर, वो अपने खौफ की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हम सियासी लोग हैं, मैंने आपसे कहा कि इमरान खान बार बार कह रहा है कि मैं क्यों इंतकाम लूंगा, मैं सियासी जद्दोजहद कर रहा हूँ।
और सियासी जद्दोजहद में मुश्किलात आती हैं, बस ठीक है, जिसने जो किया अल्लाह उसको देखेगा। लेकिन ये जो है ना, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को नुकसान देने की बात है कि हम निज़ाम को ही तलपट करने जा रहे हैं। सारे एक एक चीज़ को उखाड़ फेंक रहे हैं कि जी इससे इमरान को फ़ायदा हो रहा है, इससे इमरान को फ़ायदा हो रहा है। ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें गलत हैं, इसको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल, इस बात पर तो सारे इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया दे रहे थे और पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो भी बयान कर रहे थे। बुशरा बीबी की जानिब से जो बयान सामने आया बड़ा हैरत अंगेज़ है और शौकत यूसुफजई साहब ने तो साफ कह दिया कि तमाम जो लीडरशिप है उसकी तायीद करती है, उस बयान पर खड़ी है। अब देखना यह कि 2 दिन बाकी है, क्या तैयारी होती है और अदालती फैसला भी मौजूद है। बेलारूस के सदर भी आ रहे हैं, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ क्या अपना एहतजाज कर पाती है या नहीं, हम इस पर नजर रखेंगे और आपको आगाह भी करेंगे। प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, हमारे साथ पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शख्सियत, आदात और तर्ज ज़िंदगी में आपके स्टार्स का क्या किरदार हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि आपकी कामयाबी और नाकामियाँ और मिजाज का ताल्लुक आपकी तारीख़ पैदाइश से हो, दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ से हो? और स्टार्स या फिर ज़ोडिएक साइंस जो हैं ये हमेशा से एक दिलचस्प मौजू रहे हैं और लोगों की इसमें बड़ी दिलचस्पी होती है। हालिया तहकीक के मुताबिक तकरीबन 90% अफराद अपने ज़ोडिएक साइंस के ज़रिए बयान की गई खुसूसियात को अपनी शख्सियत से मुमासिल पाते हैं। और एक और रिपोर्ट ये कहती है कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए लोग बेहतर पर्सनल डिसीजंस लेने में कामयाब होते हैं। मुख्तलिफ स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शख्सियत कैसी होती है, उनकी पर्सनालिटी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, या आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो बेहतरीन मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, समराना शाह। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो समराना, मुझे बताइए, ये जो डेट ऑफ बर्थ है किस हद तक हमारी शख्सियत पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है, हमारे ज़िंदगी के फ़ैसलों पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है? बिल्कुल जी, जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है या जिस प्लैनेट से आप बिलोंग करते हो या आंसर होते हैं, जैसे फायर साइंस है तो उनका आंसर जो है वो फायरी है, सन से बिलोंग करते हैं। तो क्या आप जितने भी फायर साइंस से मिलोगे, लियो हो गए, सजिटेरियस हो गए, एरीज हो गए, आप जब भी इनसे मिलोगे आप खुद भी नोटिस कीजिएगा कि ये लोग गुस्से के ज़रा तेज़ होते हैं और जज्बाती होते हैं, इमोशनल होंगे। जब भी आप फायर साइंस से मिलोगे तो वो छोटी सी बात पे भी रिएक्ट कर सकते हैं, छोटी सी बात भी उनको बुरी लग सकती है और अमूमन वो गुस्से के तेज़ होते हैं। अच्छा समराना, हम बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं और मेरा ख्याल है 1 बाय 1 हम स्टार्स को जो है ना का वक्त जो है वो कम है, तो हम थोड़ा थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं। शख्सियत, हाँ, उनकी शख्सियत किस तरह की है, कारोबार में किस तरह के, मजाज किस तरह। तो मेरा ख्याल है एरीज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी, अगर हम एरीज पे जाते हैं, वही फायर साइन है। अगर इनको ऑक्यूपेशनली चुनना चाहिए तो ये लोग जो है वो बहुत अच्छे सोल्जर्स होते हैं, उस्ताद ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर इस तरफ जाएं या आईटी वगैरह की तरफ एरीज अगर जाएंगे तो वो बहुत अच्छा एक ऑक्यूपेशनली उनके लिए बेहतर रहेगा। और एरीज की जो अगर हम खामी एक दूर कोई चीज़ करनी चाहिए तो वो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि उनकी जल्दबाजी की जो नेचर है और गुस्से की, वो अगर स्किप कर दें तो एरीज जैसा कोई मेरे ख्याल से स्टार नहीं है। ज़बरदस्त। तो अब टॉरस? जी, टॉरस जो है वो अगर फूड के बिजनेस में जाते हैं, अच्छा, या फिर आईटी के बिजनेस में या प्रॉपर्टी के बिजनेस में, या जो है वो उस्ताद बहुत अच्छे साबित होते हैं जो टॉरस होते हैं, तो बहुत अच्छा उनके लिए ऑक्यूपेशन रहेगा। हाँ, अगर जो चीज़ दूर करनी है टॉरस को तो वो ज़्यादा ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, अच्छा, प्रैक्टिकली बड़े काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो अगर स्किप कर दे, बाकी जो है वो टॉरस में बेहतरीन। एग्जैक्टली जी, जेमिनाई वही कहते हैं अल्लाह बचाए जेमिनाई से। मल्टी टैलेंटेड ये तो स्कॉर्पियो के बारे में नहीं था। उनसे भी अल्लाह बचाए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बदला नहीं छोड़ते कभी भी। क्या नहीं छोड़ते? बदला नहीं छोड़ते वो, बस भूल नहीं सकते अपनी कोई भी जाति। बचपन की भी कोई अगर हुई है और स्कॉर्पियन के साथ की है तो फिर बच के रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिवेंज आ सकता है किसी भी एज में। तो जेमिनाइज का जो है वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रखते हैं, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट जितने हैं, बेहतरीन सर्जन, बेहतरीन एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो अच्छा ऑक्यूपेशन उनके लिए है। जिस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जेमिनाई को
वो है कि उनकी जो फितरत है वो बदलने की, या इनडिसिसिव नेचर वो थोड़ा सा बदलना जो है वो चाहिए उनको। और कैंसर जो कहते हैं सबसे इमोशनल जो है स्टार, अच्छा। पूरे ज़ोडिएक साइन में सबसे जज्बाती इमोशनल तरीन। जी, और सबसे लॉयल। कहते हैं जुलाई में तो पैदा ही मत होना, क्योंकि आप रोते ही रहोगे। हाँ, क्योंकि आप ज्यादा लॉयल हो। ठीक है। मैं गर्मी का भी अमल दखल होता है ना, जुलाई बड़ा गर्म महीना। बस वो रिजल्ट आते हैं ना जिस जहाँ जहाँ जो पैदा होते हैं, तो बहुत वेरी इमोशनल। बेसिकली इनको जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करें, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, तो वो ऑक्यूपेशन उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी वो इमोशनल होते हैं, उनको यही फिर चीज़ भी स्किप करना ठीक है, चाहिए। लियो की जानिब चलते हैं। लियो जैसे कहते हैं बाय बोर्न, अगर कोई लीडर है, शेर, आप उसका साइन भी देखें ना, शेर है तो उसका एक टेरिटरी है, तो वो बाय बर्थ वो लीडर्स हैं, तो उनको जाना भी से पॉलिटिक्स की तरफ चले जाएं, ठीक है। या फिर जो है वो मेडिकल की तरफ चले जाएं, आईटी की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। स्किप जो चीज़ करना, जो सबसे बड़ी खामी है लियो की, वो है उनका गुस्सा। अच्छा, बहुत ज्यादा बहुत करते हैं। ज्यादा शेर की तरह ही गुस्सीले हैं ये। Extreme, हाँ एक्सट्रीम जिसे, और थोड़ी जो बॉसी नेचर है कि आई मी एंड माई सेल्फ, कि आई एम द बॉस ऑफ द हाउस, वो अगर स्किप कर दें तो बेहतरीन है। चलें भाई, ये तो फिर हो गया, इनकी खूबियां तो ज्यादा ही हो गई हैं। अब विर्गो के बारे में। वर्गो जो है हमारे बेचारे जो मासूम है ना, मुझे लगता है सबसे मासूम जो है वो वर्गो ही है। अच्छा, मासूम तरीन। मासूम तरीन। बट ये कि अगर बेहतरीन एंकर होते हैं, मरकरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन के किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बेहतरीन होते हैं। बस उनका जो है वो नेचर, थोड़ा ओवर पोजेसिवनेस का जो नेचर है वो अगर कम हो जाए तो बेहतरीन है। लिब्रा जो है वो भी बैलेंस पर्सनैलिटी, अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कुछ आपको दिखेंगे तो लिब्रा ही दिखेंगे। वो बैलेंस बहुत अच्छा मैनेजमेंट की किसी बड़ी सीट पे कोई बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, तो लिब्रा जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिब्रा को जो स्किप करना चाहिए, उनका जो इनडिसिसिव नेचर है, वो फैसला नहीं कर सकते कभी भी, और स्टबन नेचर। अच्छा, वो बहुत ही स्टबन होते हैं, अगर अटक गए एक चीज पे तो अटक गए। हाँ, वो स्कॉर्पियो तो वो खतरनाक। पहले भी थोड़ा सा बताया, अब मजीद थोड़ी रोशनी डाल दें इस पे। जी, जो स्कॉर्पियो वैसे उनका नेचर बहुत ही काम होता है, जब तक आप उनको छेड़ो नहीं या उनसे पंगा नहीं करो, तो वो बस अपने ही फैमिली में खुश रहते हैं, अपने ही शेल में अच्छे रहते हैं। बट जैसे ही आपने उनसे पंगा ले लिया तो फिर उनसे बचना सबसे, जैसे कहते हैं मोस्ट डेंजरस। बिच्छू है, आप उसका साइन भी देखें तो बिच्छू नेचर नहीं अपनी छोड़ता, वो डसेगा आपको। बेहतरीन मैनेजमेंट में होते हैं जो स्कॉर्पियन है, और सर्जन बेहतरीन जो है हमारे, या एक्टर एक्ट्रेसेस बेहतरीन। अगर सर्जन अच्छे हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है बिगाड़नी नहीं चाहिए उनके साथ। क्या बात है। अच्छा, बिल्कुल। सेजिटेरियस जो है बहुत ही ज़हीन दिमाग के होते हैं, काफ़ी एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत अच्छे बन सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी के बिजनेस में अगर जाएं वो बहुत अच्छे हैं। सोशल स्पीकर अगर कहें तो सबसे बेहतरीन जो है वो सेजिटेरियस ही होंगे। बीइंग ए सेजिटेरियस, तो मैं कहती हूँ सेजिटेरियस को सब पता होता है, दे नोज एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। इतने जो है बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। क्या बात है। कैप्रिकॉर्न डीप डार्क पर्सनैलिटी उनकी होती है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुझे लगता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रखता है पूरे ज़ोडिएक साइन में, तो कैप्रिकॉर्न है। और मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में बेहतरीन साबित हो सकते हैं ये लोग। और एक्वेरियस भी बहुत ही इमोशनल, कहते पूरे अगर ज़ोडिएक साइन में देखा जाए तो ह्यूमैनिटी किसी में अगर कूट के भरी हुई है तो वो एक्वेरियस में बहुत अच्छे, जितने भी वर्ल्ड में आर्टिस्ट बहुत अच्छे आए हैं, आर्ट या फिर डिज़ाइनर्स जो हैं वो इसी फील्ड में अगर रहेंगे तो बेहतरीन उनके लिए ये ऑक्यूपेशन रहेगा। और लास्ट स्पाइसेस जो हैं वो तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़, मैं पहले भी कहती हूँ जितनी भी आई हैं, वो फिर बेस्ट कम्युनिकेटर होते हैं। फिर ये है कि एस्ट्रोनॉट बने, साइंटिस्ट जितने भी वर्ल्ड में आए हैं वो ज़्यादातर जो है वो पाइसेस से बिलोंग करते हैं। ज़हीन लोग होते हैं, ज़हीन फ़तीन। अगर ऑक्यूपेशनली देखा जाए तो इन लोगों को
मैनेजमेंट की तरफ, आईटी की तरफ, आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं, तो इनको ये ऑक्यूपेशन जो है। अच्छा समराना, एक सवाल मेरा ना इसी से रिलेटेड एक वो शामिल कर लें अगर आप पहले मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले हमारा टॉपिक चेंज हो जाए, गुफ्तगू बदल जाए, ये बता दीजिएगा इसके बाद आगे बढ़िएगा कि ये जो हमारे आप देखते हैं ज़ोडिक साइंस हैं, इसका अमल दखल ज़्यादा होता है, मतलब फ़र्ज़ कर लिया कोई शख्स जल्दबाज है, जज्बाती है, तो ये ज़ोडिक साइंस की वजह से है या फिर ये उसके अपने मिजाज की वजह से होता है? देखें, अब अपब्रिंगिंग तो हमेशा वो कहते हैं कौवा जब कोयल के साथ रहेगा तो कोयल की बोली बोलेगा, तो हमेशा आपकी सराउंडिंग डिपेंड करती हैं, आपकी अपब्रिंगिंग तो डिपेंड करती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप, बिकॉज ये सर्वे है या जो भी बानी है हमारे एस्ट्रोलॉजी के, वहाँ से भी ये बात प्रूवन है कि जो भी जिस प्लैनेट से बिलोंग करते हैं या जिस आंसर से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी पे एक गहरा असर रखती हैं। बिल्कुल, असर तो रहता है, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा समराना, मुझे ये बताइए कि डेट ऑफ बर्थ में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कि आप सुबह में पैदा हुए हैं, रात में पैदा हुए हैं, शाम में पैदा हुए हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, जब हमें किसी का बर्थ चार्ट बनाना होता है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, उसमें ऑब्वियसली हमें डेट ऑफ बर्थ से ही आपका प्लैनेट पोजीशन उस टाइम पे कितना स्ट्रांग था या आप कितने लकी हो, ये भी हम उसी हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ऑब्वियसली टाइमिंग जो है वो बड़ा मैटर करती है। जैसे सपोज़ आप अगर पैदा हुए हो 7 बजे के करीब या 8 बजे के करीब, उस टाइम पे जो है वो आपके 5वां घर जो है, शादी या रोमांस का घर जिसको कहते हैं, अगर उसकी पोजीशन ख़राब है तो क्या होगा कि आप उसके रिजल्ट डाइवोर्स होंगे या सेपरेशन होगी। तो इतना जो है वो टाइम मैटर करता है। ये तो बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात कर दी है। इस हद तक अमल दखल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने फिर जाना, बहुत शुक्रिया सबनाना आपके वक्त का, और बिल्कुल हमने जाना कि किस तरह से जो ये हमारे ज़ोडिक साइंस हैं ये हमारी शख्सियत पर, हमारे मिजाज पर असरअंदाज होते हैं। और यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से एक अहम खबर हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हुकूमत ने आइंदा 5 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 और 30 जारी कर दी है। ये पॉलिसी न सिर्फ माहौलियाती आलूगी कम करने की कोशिश है, बल्कि पाकिस्तान के ऑटो इंडस्ट्री के मुस्तकबिल को भी एक नई समत देने की कोशिश है। इस पॉलिसी के तहत 2030 तक 30% और 2040 तक 90% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सड़कों पर लाने का प्लान है। इसके अलावा स्कूटर्स और मोटरसाइकिल की सब्सिडी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पर 50,000 और 3 व्हील्स पर 2 लाख रुपीस सब्सिडी का ऐलान भी किया गया है। ये वाकई एक बड़ा इकदाम है, लेकिन सवाल ये है क्या ये अहदाफ हकीकत में मुकम्मल हो सकते हैं या ये सिर्फ वादों की हद तक ही महदूद रहेंगे? बिल्कुल, इसके अलावा ये मंसूबा किस हद तक काबिल अमल है और ये पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर और इकॉनमी पर क्या असरात मुरतब करेगा, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट शाहिल शहजाद। शाहिल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। शाहिल, सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये पॉलिसी भी बड़ी अच्छी लग रही है। ये बताएं कि किस हद तक इस पर अमल दरामद हो सकता है, आपको क्या लगता है? आई थिंक जो सबसे की चैलेंजेस हैं वो सबसे पहले तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जब ईवीज़ को स्पेसिफिकली रिव्यू करना स्टार्ट किया था तो एक जो बहुत बड़ा मसला मैंने पर्सनली भी फेस किया, मतलब हैविंग कैप्टन ईवी, वो ये था कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम। इवन लाहौर जैसे इतने बड़े शहर में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है एक प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो भी लोग ईवीज अभी परचेज कर चुके हैं उनका तो जो की चार्जिंग स्टेशन का हब है वो उनका अपना घर होता है और वो ओवरनाइट चार्ज करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, घर पर चार्ज करें या आप जो पेट्रोल पंप्स पर सहूलत मिली हुई है चार्जिंग की, इनमें कितना वक्त लगता है? अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने किलोवाट का चार्जर लगवाया हुआ है, तो अगर जो एक स्टैंडर्ड रेंज होती है टाइम की वो तकरीबन 7 से 8 घंटे घर के चार्जर पे लगते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अगर लोड शेडिंग ना हो तो एग्जैक्टली और उसी के अलावा अगर तो आप बाहर किसी पेट्रोल पंप पे करवाते हैं, चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर एक गाड़ी 60 से 65 किलोवाट आवर की बैटरी रखती है
तो वो आधे घंटे में चार्ज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिल, मुझे ये बताइए, कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसके बाद मेरिट्स भी है, उसके डीमेरिट्स भी हैं। exactly. तो आपको क्या लगता है कि कौन सी तब्दीलियां वाकई होंगी सोसाइटी के अंदर इसके मेरिट्स के हवाले से भी और डीमेरिट्स के हवाले से, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज किस हद तक हैं और उसमें कितनी बेहतरी की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, आई थिंक जो बिगेस्ट पॉइंट है, वो बिगेस्ट कंसर्न है, वो तो ये है कि आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत बुरे इफेक्ट्स आते हैं और स्मॉग स्पेशली लाहौर और पंजाब के काफ़ी शहर हैं जिनमें इशू है। तो पहला तो हमें स्टेप ये लेना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए कि क्या ये वाकई आपकी ऐसी एनर्जी ही प्रोड्यूस बेसिकली करे जो गाड़ियों को चार्ज करे, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो, रादर देन के आप अभी भी वही पुराने तरीके से पीछे जनरेटर चला के आप आगे ईवी को चार्ज करें। सो वो तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है। सो जैसे कि सोलर की तरफ अब शिफ्ट हमने देखा है कि आ रहा है, और जो भी कंज्यूमर्स हैं जो घर बैठ के अपनी गाड़ियों को चार्ज कर रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशली पीपल विद सोलर पैनल्स, उनके लिए तो इट डज मेक सेंस। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसी तरह वो भी इन्वेस्ट करें ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रादर देन के जो कन्वेंशनल वे है जो आप अभी भी कोयला जला के आप एक तरह से आगे बिजली फराहम करें। अच्छा शाहिल, लोगों के बड़ा इस मामले में कंसर्न है कि इस गाड़ी की, मतलब ईवी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इनकी पायदारी किस हद तक है और फिर इस पर कॉस्ट मतलब कितनी आपकी आ जाती है मेंटेनेंस की मद में, तो ये क्या मामला हैं, इस पर क्या आपकी राय है? अगेन मेरे एक्सपीरियंस में जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, तो अगर हम कंपेयर करें विद गैसोलीन इंजन कार्स, उनके मुकाबले में डेफिनेटली कम है, क्योंकि आपका इसेंशियली सिर्फ आपने अपना सॉफ्टवेयर चेक करवाना होता है गाड़ी का, और उसके अलावा जो आपकी ब्रेक्स रिलेटेड सर्विस होती है वही ज़्यादा दरकार होती है। जहाँ तक वारंटी की बात है, कम अज़ कम भी अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं 8 साल की वारंटी तो सब देते हैं जो उसकी बैटरी की होती है। बैटरी की वारंटी, एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद जो अब उसकी आगे की मेंटेनेंस है वो अभी अननोन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ईवी का फिनोमेनन है ये स्टार्ट ही तकरीबन 2018 के ऑनवर्ड्स हुआ है, तो वो अभी जैसे जैसे 8 साल गुजरेंगे तो फिर हमें बेहतर इसका आइडिया होगा। अच्छा शाहिल, एज एक्सपर्ट बताएगा, आपके ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जो कामयाबी है उसके लिए हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए और किन चीज़ों पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है? आई थिंक सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट्स द की, क्योंकि उसके बगैर ये आगे ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि स्पेसिफिकली आप ऐसी गाड़ियों में इन्वेस्ट करें जिनकी रेंज ज़्यादा हो, क्योंकि ये अगर आपने इंटरसिटी ट्रैवल करना है तो इट्स ऑब्वियसली एसेंशियल कि आपको ज़्यादा रेंज वाली गाड़ियाँ ही दरकार हैं। अभी जो लोग हैं वो बहुत लिमिटेड हैं सिर्फ विद इन द सिटी ट्रैवल करने के लिए, तो ऑब्वियसली रेंज एंजाइटी इट्स अ बिग पॉइंट। जो भी ईवी खरीदते हैं उसे हर वक्त टेंशन ये रहती है कि भाई रेंज खत्म हो रही है। शाहिल, सबसे बड़ी डिबेट तो इसमें ये है ना कि लाहौर से इस्लामाबाद एक चार्ज में जाए। एग्जैक्टली, तो बहुत से अभी भी लोगों ने टेस्ट कंडक्ट किए हैं इस पे, लेकिन वैसे ऐसी कौन सी गाड़ियां जो एक चार्ज में जा सकती हैं अभी? मतलब इन माय एक्सपीरियंस अभी तक ये हुआ है कि ई-ट्रॉन GT है, वो एक चार्ज में चली गई थी। उसके अलावा अब एक न्यू कंपनी पाकिस्तान में, ये भी डिपेंड करता होगा ना कि आप कितना पाउंड देते हैं एक्सीलरेटर। ऑब्वियसली वो तो जस्ट लाइक गैसोलीन इंजन कार, वो तो उसी तरह उसकी भी एवरेज गिरेगी। बिल्कुल। और अभी बाय द वे एक BYD भी कंपनी लॉन्च हो रही, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो आपको इंटरसिटी ट्रैवल विद इन दी ईवी रेंज वो इतनी ज्यादा कर रहे हैं प्रॉमिस कि 500 किलोमीटर प्लस वो जाएगी गाड़ी। जबरदस्त, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि अब तक के एक्सपीरियंस में आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक इफेक्टिव है ई गाड़ियाँ आई थिंक प्रीवियस गाड़ियों से जो पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, गैस पे चलती रही? अच्छा, जो इफेक्टिवनेस है उसके लिए भी लोगों को खुद थोड़ा सा ये अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। इफेक्टिव तो डेफिनेटली हैं कि आपकी एनवायरनमेंट को भी वो बेहतर करेंगी, कंसिडरिंग के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस्ड हों। उसके अलावा जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस है, एक्सेलरेशन है, नो डाउट बहुत बेहतर है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी रेंज है वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही कुछ बेहतर उसका। अच्छा, लास्टली ये बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है उसको किस तरह से राग़िब किया जा सकता है ईवी पर, क्योंकि बज़ाहिर ये मुश्किल दिखाई देता। आई थिंक लो कॉस्ट जो आपकी चार्जिंग है दैट्स अ की पॉइंट। अगर आपने ये मैसेज को टारगेट करना है तो उसके लिए तो सबसे बेहतर पॉइंट ये है कि अगर आपको 1 लीटर में लेट्स से पेट्रोल गाड़ी जो है वो 10 या 12 किलोमीटर चलती है तो ये आपको उसी के इक्विवेलेंट जो 1 किलोवाट होता है उसमें उससे ज़्यादा ये आउटपुट देगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोगों को आप एजुकेट करें कि भाई ये गाड़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। ईवी गाड़ियों की कीमत भी कम होनी चाहिए ताकि लोग फिर ये ले सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो महंगी है। तो नाज़रीन, गाड़ियों की बात हो रही है तो आपने कभी सोचा कि सिर्फ 500 दिरहम यानी पाकिस्तानी तकरीबन ये कोई बन जाते हैं 40,000 रुपए, 40,000 रुपए जिसमें एक बाइक भी नहीं आती,
आप एक और ऐसी इसमें गाड़ी आप सोने की गाड़ी खरीद सकते हैं के मालिक बन सकते हैं। बल्कि ये गाड़ी जो है इसकी खूबी है कि खालिस सोने से बनी हुई है और ये कोई हम ख्वाब नहीं बयान कर रहे बल्कि हकीकत है। और इस मुनफरिद पेशकश का ऐलान हुआ है दुबई गोल्ड सोक की जानिब से और उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि खालिस 24 कैरेट सोने से मुज़य्यन इलेक्ट्रिक कार आप सिर्फ 500 दिरहम में हासिल कर सकते हैं। तरीका भी आपको बता देते हैं, जो आप जानना चाहते हैं वो ये है कि मार्केट में 500 दिरहम की शॉपिंग करने पर आपको एक टिकट मिलेगा और गाड़ी जीतने वाले खुश नसीब का इंतखाब कुरानदाजी के जरिए होगा, यानी सबके लिए नहीं है, कोई एक खुश नसीब होगा जिसको मिलेगी और ये कुरानदाजी 29 दिसंबर को होगी। सोने की इस चमचमाती गाड़ी की असल कीमत तो अभी तक नहीं बताई गई, लेकिन सोने की प्लेटिंग के बगैर मार्केट में नई टेस्ला साइबर कार की कीमत तकरीबन इस वक्त 4,90,000 इमाराती दिरहम है। तो नाजरीन, अगर आप दुबई में हैं तो ये सुनहरी मौका हाथ से ना जाने दें क्योंकि दुबई वो मुल्क है जो आपके लिए बेहतरीन मौके भी फराहम कर सकता है और आपके ख्वाब पूरे कर सकता है। और ये अगर आप नजफ गाड़ी देखें ना तो मुझे तो बड़ी ये खूबसूरत लगी है। आपको पता नहीं इसका मॉडल कितना पसंद आया, लेकिन मुझे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये जो ट्रक है ना इस वक्त यहाँ पर। यस, बिल्कुल। और देखते हैं कि कौन सा वो फिर खुश नसीब है, ये भी हम आपको बताएंगे कि जिसने ये जीती है कुरानदाजी में गाड़ी, और कोई बड़ा ही खुश नसीब होगा जिसको मिलेगी। और कोशिश तो सभी कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे। ये जो गाड़ी है बस ये उनके हिस्से में आ जाए तो देखने कब आती है। शहीर, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ मौजूद थे। तो प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। आज जल्द के एजुटेनमेंट प्रोग्राम में हम महासों की दुनिया का जायजा लेंगे। महासे दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करते हैं, जिससे ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ होती है बल्कि जज्बाती तकलीफ भी होती है। तो आज हम महासों के पीछे साइंस को समझेंगे, उनकी वजूहात, अलामात और इलाज के तरीकों को भी देखेंगे। जिल्द की बुनियादी बातों से लेकर एक्नी के इलाज में ताज़ा तरीन पेशरफ्त तक सब बातों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब तक जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक सहेली ने महासों पर एक नज़म लिखी थी। अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं इतनी क्रिएटिव आपके आपके साथ शेयर करती हूँ। जरूर करें, जरूर। बड़े मजे की थी, उस टाइम पे सीरियस नहीं लिया, बड़े लेकिन और बड़ी मजे की बात है, आपको आज तक याद भी है। मुझे याद है। तो अर्ज है किया है, बिन बुलाए आए मुझे तनाव में डाला ओ महासे। बिन बुलाए आए मुझे तनाव में डाला ओ महासे। जिल्द हमवार थी, चेहरा चमकदार था। क्या बात है, जिल्द हमवार गुज़रे दिनों की बात है। चेहरा चमकदार था, दिल टूट गया और दिमाग खराब है। हो। मैं रोज रोती हूँ, चेहरा दिखाने से डरती हूँ। मैं रोज रोती हूँ, चेहरा दिखाने से डरती हूँ। क्रीम, सीरम्स और मास्क आजमाए हैं, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन फिर भी आप बरा जमान हैं। ये दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आइए डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये जो नज़म है ना जो इनकी सहेली ने याद करवाई है उसके बारे में ये माशाल्लाह इन्होंने सारे आप समझ लें कि इन्होंने पूरे प्रोग्राम को इस नज़म ने कूजे में बंद कर दिया। ओहो, बहुत शुक्रिया। क्या उन्होंने बताया कि मतलब चेहरा भी नहीं दिखा रही, ज़हनी भी तकलीफ है मुझे, जिस्मानी जो हमने कहना है ना वो सब कुछ इसमें शामिल है। देखते हैं, देखिए ये कील महासे या एक्नी जो है ये इनकी कहानी पुरानी है। अच्छा, ये एक दिलचस्प बात बताऊं कि इंसान जब पैदा होता है ना, जब उसकी डेवलपमेंट होती है, 3 तहें बनती हैं उसकी। तो जो निचली 2 तहें ना उनसे पूरा जिस्म बनता है, लेकिन जो पहली तह है ना उससे दिमाग और जिल्द बनती है। अच्छा, एक तह से सिर्फ उससे दिमाग और जिल्द। तो होता ये है कि जिल्द की तमाम बीमारियां दिमाग पे असरअंदाज होती है ना, दिमाग खराब है इन्होंने कहा ना। और इसी तरह दिमाग की सारी मसाइल जो ना जिल्द पे भी मसलों की शक्ल में, स्ट्रेस की शक्ल में जो ना वो जिल्द पे नमूदार हो जाए। ठीक है। तो अब क्या है, कील महासे जो है ना ये छोटे से दाने चेहरे पे, सबको आपको पता ही है, बेसिकली ये खुद एतमादी पर असरअंदाज होते हैं, शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं, दिमाग पे। अब ये परसेप्शन है, किसी के लिए एक दाना या अपनी अपीयरेंस बहुत परेशान कर देता है उसको, लेकिन या आइंस्टाइन साहब हैं आपके सामने, सादक़ैन साहब हैं, इनके हुलिये देख लें, इनकी खुद एतमादी इतनी है, सेल्फ एस्टीम इतनी ज़्यादा है कि इन्हें अपने हुलिये से कोई गरज। बिल्कुल। सादक़ैन साहब अपने हर जगह अपने मलगज्जे से सफ़ेद अपने कुर्ते पजामे में चले जाते, बड़ी से बड़ी शख्सियत से, बड़े से वही उनका हुलिया होता था।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कील महासे कैसे होते हैं, जो आपके बच्चों के हर एक के जहन में फौरन पैदा होता है। तो बेसिकली चिकनाई के गुदूद होते हैं हमारी जिल्द में। अच्छा। और वो जो है ना तेल भी पैदा करते हैं जो जिल्द को ऑयल देता है। कहते हैं ऑयली स्किन। हाँ, ऑयली स्किन होता यही है, स्किन टाइप ऑयली है, जिसके कम होता है तो उसकी जिल्द खुश्क रहती है, ड्राई है जी। और इनमें वही जो जरासीम हमने दिखाए थे ना, जी हाँ, ये जरासीम कुछ भी बड़े खौफनाक जरासीम थे। जी, ठीक है। अब देखते हैं इसे कि ये क्या होता है। ये देखिए बालों के साथ ये जो पीले पीले है ना, ये चिकनाई के गुदूद हैं। और ये चिकनाई के गुदूद अपना तेल से पैदा कर रहे हैं जो बालों के गिर्द एक नहर या केनाल के अंदर ऊपर की तरफ आ रहा है और बालों के सुराख से बाहर आ गया। अच्छा, अब ये तेल ज़्यादा हो ना और ये खुश्क हो जाए तो यही खुश्की की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये जो आप कहते हैं ना डेंड्रफ, जी जी, ये डेंड्रफ इसकी वजह से होता है, ये जो तेल खुश्क हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आज तक तो ये आपने बड़ी अच्छी इस्लाह की डॉक्टर साहब। हम तो आज तक सुनते आए थे कि ये जो आपका अपना ऑयल आता है बालों, ये अच्छा होता है आपके लिए, हेल्दी होता है। आप शैम्पू लगा लगा के इसे खत्म कर देते हैं। जिस्म में ये ऑयल पहले से अल्लाह ताला ने दी। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला ये चीज, ये देखिए यहाँ से ये तेल फेंक रहा है और ये जिल्द पे आ रहा है, यहाँ पे ये ऊपर से निकल रहा है और आप वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये सारी इसकी दूसरी तस्वीर है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको देखा था कि जिल्द के सेल उतरते हैं, तो जब ये उतरेंगे ना तो यहाँ पे ये क्या कर देंगे, रुकावट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि ये अपना तेल अगर ज्यादा मिकदार में पैदा करे तो फिर भी मसला हो सकता है। तीसरी, यहाँ पे एक जरासीम भी साहब होते हैं, वो रहते हैं, जब उन्हें ज़्यादा तेल नज़र आता है तो अपने कोई ऐसे रिएक्शंस के और ऐसा उनके मादे पैदा करते हैं जिससे रिएक्शन हो जाता है, वो जो आपको शुरू में मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से अब देखते हैं कि देखें दाने कैसे बनते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये तेल ज़्यादा आया, वहाँ रुकावट हो गई, तो ये जो है ना एक पीला सा सफ़ेद, जिसे आप वाइट हेड कहते हैं, वो बन गया। उसके बाद वहाँ पे जरासीम साहब आ गए, और पहले बल्कि ब्लैक हेड बन जाएगा उससे पहले, और बाद में फिर जरासीम आ जाएंगे तो फुंसी की शक्ल में एक पीप वाला दाना बन जाएगा। तो ये जो है आपको शुरू में ये पीले पीले, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर पॉप आउट कर दिया हमने ब्लैक हेड या वाइट हेड, और वो कभी कभी दोबारा भी बन जाता है और कभी कभी ठीक भी हो जाता है, दोनों की सूरत हाल को एक्सप्लेन करेंगे? उसमें ये है कि देखिए, इसकी अगर आप शुरू में उन्हें निकाल देंगी एक आध को, लेकिन ये कि वो उन्होंने प्रोसेस तो पूरा करना है अपना, क्योंकि इसकी वजूहात का इल्म नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिक, ये किस्म की आप समझ लें कि हमने ये तो जान तो लिया है कि ये 4 अवामिल है जी, लेकिन इनमें से कौन सा चीज पहले ये नहीं पता, ऐसे ही मुर्गी और अंडे वाले की बात है। सही। ठीक है, तो पहले ये दिखा रहे हैं कि ये सफेद पहले दाना बनता है, उसके बाद ये देखें काला सा दाना बन रहा है, इसे जो आप कील कहते हैं जी, ठीक है ना, और बाद में फिर ये छोटी छोटी फुंसियों की शक्ल में बन गया। और यही फुंसियाँ बहुत ख़राब भी हो सकती हैं। शुरू में हम अगर थोड़ी सी हो तो हम इन्हें कहेंगे मामूली या मुतदिल हैं, और शदीद भी हो सकती है। अच्छा, पूरे चेहरे पे हो सकती हैं, ये इससे भी ज़्यादा हो गई, और अब जो मैं दिखाऊंगा और ज़्यादा हो गई बेचारी, खौफनाक हद तक। और ये तो निहायत ही खौफनाक है। ये सब एक के फेसेस है, वेरिएंट्स हैं, और ये कमर पे, चेहरे पे के अलावा कमर पे और सीने में भी हो सकती है। तो आप देखें, ये बहुत मामूली चीज़ भी हो सकती है और बहुत शदीद चीज़ भी हो सकती है। तो दिलचस्प बात यह है कि 85% लड़के और लड़कियां, इतनी बड़ी उनको उम्र में, किसी भी उम्र में, इससे 12 से 25 साल की उम्र में ज़रूर वास्ता पड़ता है तकरीबन। हाँ, आपको निकले नजफ कभी दाने कि नहीं? हाँ, लेकिन वो काफी पुरानी बात है। जब मैं और आप, इन्होंने बड़ा अच्छा डील कर लिया था कॉलेज में थी। कितनी पुरानी बात है जो आपने इतना तवक्कुफ करके कहा, बहुत पुरानी। कॉलेज के टाइम की बात थी। कॉलेज के टाइम लड़कियों को कम होती है, मर्दों को शदीद होती है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़कियां परसीव ज्यादा करती है। अच्छा, वो मतलब हावी खुद पे ज्यादा कर लेती है ना। अब जो वजह है ना, सही मानों में इसका वजह का इल्म नहीं, ठीक है। जो अब कहते हैं ना कि फी ज़माना बहुत बढ़ गई है बीमारी, कहते हैं ग़िज़ा की कोई तब्दीली है, माहौल है, बलोयत है, जेनेटिक है, या आगही, मेरा ख्याल है आगही ज़्यादा हो गई है। पहले भी दाने होते थे लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज कर देते थे। बिल्कुल।
ठीक है ना। अब ज्यादा कॉन्शियस हो तकलीफ नहीं जाते होती, अब हैं, कॉन्शियस बहुत हो गए हैं, कॉन्शियस हो जाते conscious हैं बहुत ब्यूटी हो को गए। लेके, जी, जी। अपीयरेंस को लेके, बिल्कुल। क्योंकि सोसाइटल प्रेशर भी है ना, वो नॉर्म्स भी हैं वो जो आपने फॉलो करने, और कुछ लोग कह कह के ना उसमें मुब्तला कर देते हैं बिल्कुल। यही आपको कॉम्प्लेक्स मसला में कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो सारा चक्कर, ये मसला ये है। तो जहनी खुद ही दबाव, डॉक्टर बने होते हैं प्रोफेसर साहब। जहनी दबाव का मतलब साइंटिफिक भी पता है कि ये गुदूद के सेल पे असरअंदाज होता है, ठीक है। तो ग़िज़ा में सब पूछते हैं क्या ये फलानी चॉकलेट या पनीर, और ये ग़िज़ा का ताल्लुक बहुत ही अजीब व गरीब सा है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जी। या किसी चीज़ की इनमें से कमी हो, लेकिन किताबें कहीं पे भी हतमी तौर पे कुछ नहीं कह पाती। वो कहते हैं हाँ किसी चीज़ से फ़ायदा यकीनन कि अगर आप, ये कहती है मोतदिल ग़िज़ा लें, पानी पिएं, और मछली के कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि फ़ायदेमंद होते हैं। ओमेगा 3 बेसिकली जी जी जी, फिश के अंदर होता है, व्हिच इज वेरी बिल्कुल। वाइटल और और एसेंशियल। मज़ेदार बात यह है कि जिल की तकरीबन हर बीमारी में मछली फ़ायदेमंद होती है। अच्छा। तो वो हमेशा मुझसे पूछते हैं भाई ये प्लानी में, कहते भाई हर चीज़ खाएं आप, मोतदिल हो, मुनासिब हो, और किसी चीज़ को आप बंद ना करें। अब आजकल ये है कि बच्चे ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि गोश्त नहीं खाते, वो चिकन खाते, चिकन जी खाते हैं, हाँ। बिल्कुल। और चिकन में वो भी काफ़ी देसी नहीं, चीज़ होती ब्रायलर ही है। ब्रायलर ही होती है, वो भी काफ़ी और डॉक्टर साहब कहा जाता है कि ज्यादा अगर आप गर्म ग़िज़ा खाते हो तो उससे ही इस तरह के दाने निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मछली गर्मी का, दाने कहा जाता हाँ, है। मछली का जिक्र किया है। फिश तो वैसे कहा जाता है गर्म है, लेकिन ये आपने कहा है बहुत अच्छी होती है। जी जी। तो हेल्दी और बैलेंस डाइट है, Balanced diet, बस इसका ठीक है। तरीका ये है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, कोई सी चीज़ की ज्यादती भी ना हो, कमी भी ना हो। अब इलाज क्यों ज़रूरी है कि अगर नहीं करेंगे तो ये निशानात, काले धब्बे, गड़े और खड्डे पड़ जाएंगे, नज़र आ रहे हैं। ये तो अभी कम है, ये मैंने आपको वो जो आखिर में मरीज दिखाया था उसकी तो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो इन सब का वो जो बात आपने कही ना, दिमाग ख़राब है तो शर्म आती है, दबाव ज़हनी, लोगों को इवन तन्हाई पसंद हो जाते हैं, पढ़ाई पे असर, पे नौकरी पे असर पड़ता है लोग। क्योंकि देखिए अगर कोई शो बिजनेस से वाबस्ता है तो उसके लिए एक दाना भी बाज़ाब बन जाता है, ठीक है। तो इलाज आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपने अगर मामूली है सिर्फ मरहम से, क्योंकि उनमें आपने वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटाना है, ठीक है। कुछ दवाएं एंटीबायोटिक्स के लिए जो जरासीमों को मारती हैं, कुछ ऐसे हैं कि ये जो सारे जो मेथड थे कि कोई रुकावट को दूर कर दे, कोई इसकी सिबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशंस को कम कर दें, कुछ जरासीम को मार दें, इन्फ्लेमेशन को रोक दें, ये सारी दवाइयाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ कम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ मैं अब एक बहुत आपको अहम बात बताऊँ डॉक्टर के हिसाब से, बड़ी अजीब बात है। वो ये है कि फी ज़माना एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पहले ये था कि जो भी किसी किताब में लिखी है बात, जर्नल में बात आ गई, वो दुरुस्त है। अब मज़ेदार बात है कि 90 से पहले के तमाम जो भी थे ना, उन सबको मुस्तरद कर दिया है कि भाई इसका सबूत क्या है, इसका एविडेंस क्या है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये कौन साबित करेगा कि जो आपने कहा है वो दुरुस्त है। तो अब एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आ गई। अच्छा। कि आप कोई भी बात बगैर किसी सबूत के नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक। और फिर वो सबूत भी ऐसा हो मुस्तनिद जगह पे, मुस्तनिद किताब से। अब मुस्तनिद किताबें भी सबके लिए काबिल कबूल हो। हाँ। तो डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि मरीज को समझाएं। अच्छा। कि पहला काम ये समझाएं कि एक तो ये है कि इसमें फौरन कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुस्तकिल मिजाजी से दवा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, मशवरे लोग हजार मशवरे देते हैं। सही। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना, ये है कि अगर 2 माह तक आप मुस्तकिल इलाज करें, ये मैं आप पुराने आपको किताब का हवाला दे रहा हूँ, वो कहता था कि 40% इफाका होता है। अच्छा, 4 माह में 60%, अब 6 महीने में 90 से 100%। अब मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कि एक आदमी के 100 दाने हैं, बेचारा 2 महीने तक दवा कर रहा है, 40 तो ठीक हुए उसके, 60 नजर आ रहे हैं उसके, क्या वो मुतमईन होगा? नहीं। ये प्रॉब्लम है कि मुस्तकिल मिजाजी से इलाज लोग नहीं कर पाते। मुस्तकिल मिजाजी, वो कभी इधर इसका मशवरा, ये नुस्खा, में कोई और नुस्खा आजमाना शुरू कर देते, वो टोटका, वो नुस्खा, फलाना ढिमकाना की कमी कहीं ना कहीं आती है। जी। तो उसकी वजह जो है ना, ये चीज अहम है कि आप स्टिक करें दवाई पे और कम से कम दवाई इस्तेमाल करें। अच्छा। हाँ,
क्योंकि इसमें जो जो यानी बहुत ज़्यादा परेशान खातून है बेचारी, उसको लोग थर्ड जो मतलब मामूली सी उसकी एक्नी है, उसे सीवियर एक्नी की दवाई मिल जाती है इस चक्कर में, ठीक है ना। और फिर वो जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये एक्नी की पेशेंट है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये सीवियर एक्नी से अब ये माशाल्लाह बेहतर हो गई, लेकिन हो सकता है ये बेहतर होने के बाद जी कुछ लोगों के लिए शुरू ही यहीं से वो बहुत परेशान है, ठीक है ना। तो ये एक मसला है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मैंने बता दिया था आपको। तो मरीज की आमदनी और उसकी सोशल क्लास से हमें इलाज करना। अच्छा। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी दवाइयाँ, ये भी मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो मरीज का नुक्ता नज़र तो ये होता है बस जी मुझे क्यों हुई है, कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी, दोबारा तो नहीं होगी, परहेज क्या है, ये आम सवाल है। तो वो सब हमने इसको एड्रेस किया है। नुक्ता नज़र हमारा सिर्फ यही होता है कि तशखीस सही हो, इलाज करें, तसल्ली दें और बचाव के तरीके बताएं। तो इसमें बचाव का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप दवाई में नागा ना करें, अच्छी डाइट रखें, अच्छी डाइट रखें, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भी सुकून दें और कि मुस्तकिल patient मिजाजी के से साथ काम आ लें। जाएंगे। नहीं फिर मैंने जो आपको स्ट्रेस ना लें इसकी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं इसकी, सही। ठीक है, उसको कबूल करें। फिर कॉस्मेटिक इलाज जो है, निशानात, काले धब्बे, काड़े, इनके लिए हमारा तो एक अलग से प्रोग्राम होगा कॉस्मेटिक, जो इसमें खड्डे कैसे दूर करने इंशाल्लाह, हैं, इंशाल्लाह। फिलर्स क्या इस्तेमाल करने हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्नी के हवाले से जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने बैलेंस ग़िज़ा रखनी है, ठीक पानी है। ज़्यादा पीना है, हर चीज़ खानी है, किसी चीज़ को कम नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से जिसने भी दवा लिखी है समझे उससे, उसके बाद उससे और इस्तेमाल कम सिर्फ एक चीज को करना है, वो है अपने दिमाग को सुकून देना और परेशानी को कम करना, क्योंकि स्ट्रेस से ये बहुत मामला जरूरी मजीद है। खराब हाँ, होगा। हाँ। आप मजीद कॉन्शियस हो बिल्कुल। जाओगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप Thank you so much, इस डॉक्टर साहब। खूबसूरत Thank और you। बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव कीमती हमें अपने बड़ा जो अच्छा मशवरे हैं लगता ना, उनसे है, नवाजते ऐसे नॉलेज से नहीं, आप मुझे तो भरपूर हो आपकी जाते शायरी हो। पसंद आई आज क्योंकि आपने बहुत उसी वो तो फरते जज्बात में कह दी। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट, और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो आप जाके सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। हमें बताइए कि क्या आप मजीद और हम हमारे कोशिश segment में करेंगे कि देखना प्रोफेसर चाहते साहब हैं। से आपके जितने सवालात हैं उनके जवाब हासिल करके आप तक पहुंचाएं भी। बिल्कुल। तो अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मईशत और टैक्स की। तो टैक्स में 2 नंबरी करने वाले गैर रजिस्टर्ड अमीर अफराद अब FBI के रडार पर आ चुके हैं और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला किया गया है। FBI ने नादरा से ऐसे 2 लाख अमीर और दौलतमंद अफराद का डेटा हासिल किया है जो कि जिनका लाइफस्टाइल बड़ा शाहाना है। उनके पास 3-3 गाड़ियां जनाब, बैंक अकाउंट के मुनाफे में 10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पर माहाना 2-2 लाख की अदायगी होती है, गैर मुल्की दौरे भी भरपूर हैं और अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, मगर अपने टैक्स गोशवारों में आमदनी सिफर शो करते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब FBI ने नॉन फाइलर और नील फाइलर के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्फोर्समेंट प्लान को ख़त्मी शक्ल दे दी है। फील्ड फॉर्मेशन की सतह पर इन्फोर्समेंट प्लान पर अमल दरामद के लिए अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है और पहले मरहले में 5000 नील फाइलर को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशिक अली राना साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं टैक्स बार के। आपको वेलकम करते हैं शो में। राना साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये कौन से ऐसे अफराद हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, और क्या इनकी तादाद सिर्फ 5000 ही है या इससे ज़्यादा है? जी, बड़ी मेहरबानी सर। इसमें यह है कि ये 5000 नोटिस इशू कर चुके हैं, वो जारी हो चुके हैं। उसमें यह है कि जिन्होंने 2023 में कुछ टैक्स दिया और इस दफ़ा उन्होंने टैक्स को कम कर दिया, यानी पहले उसने 1 लाख टैक्स दिया, अब उसने उसको 20,000 टैक्स दिया तो 24 में। उन्होंने कहा है कि आपकी ये रीज़न बताएं कि टैक्स की कम देने की वजूहात क्या है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिटर्न्स दी और बिलो टैक्स लिमिट दी। ओके। तीसरे स्टेज में ये है कि लोग नील रिटर्न फाइल कर देते हैं। बेसिक जब रिटर्न फाइल होती है तो बंदा फाइलर बन जाता है, वो फाइलर हो जाता है और अपना जो टैक्स का वो छूट है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रहा है जी, तो आज उसकी ट्रांसफर है तो 1 दिन पहले अपने को फाइलर करवा लेगा। अच्छा। और 3% पे आ जाता है। अब उन्होंने नया कंसेप्ट दिया, फाइलर, लेट फाइलर
और नॉन फाइलर। ओके, फाइलर का 3% है, लेट फाइलर का 6% है और नॉन फाइलर का 9% है। 9% है, यानी वो जो अब एक रास्ता था वो बंद कर दिया। रास्ता बंद कर, वो प्रॉपर्टीज लोगों का बेशुमार है, बट वो फाइलर होते हैं नील रिटर्न फाइल करके या बिलो टैक्स लिमिट रिटर्न फाइल करके और अपने जो बेनिफिट है फाइलर्स का वो गेन कर लेते हैं। अब जो मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की बात, उनके बाद जो उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जितने भी हमारे एक डैशबोर्ड बना दिया, उस डैशबोर्ड के जरिए 5000 नोटिस उन्होंने इशू कर दिए। ओके, कि जिन लोगों के पास एसेसरीज लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं या उनके पास गाड़ियां हैं या मकान है या उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे हो रहे हैं मंथली जी, और उनको बैंकों से मार्कअप आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और उनकी जो रिटर्न्स हैं उसमें वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं हो रही, वो शो नहीं हो रही, तो उनको उन्होंने नोटिस इशू किए हैं 2 लाख अफराद को। अच्छा, राणा साहब ये भी बताएं कि जिनको नोटिस इशू हो गए हैं, अब इसका अगला मरहला क्या होगा कि अगर वो इसके बावजूद अपनी जो रिटर्न्स हैं उसको सही नहीं करते तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है एफपीआर? देखिए जो नोटिस है उस नोटिस में उन्होंने लिखा हुआ है कि 60 डेज के अंदर आप खुद अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें, आईआरएस में लॉगिन हो और अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें। आपकी जो मिस्टेक है, अगर आपने मिस डिक्लेरेशन की है तो इसको आप डिक्लेयर कर लें। यानी एमनेस्टी एक तरह की दी है इन्हें फिलहाल। देखिए वो एक शो काज होता है, हाँ जी, वो विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी देने एक बड़ी मुद्दत है, आप उसके अंदर कर सकते हैं उसको। ठीक है, लॉ ये कहता है कि किसी को आप अगर आपने पेनलाइज करना है जी तो आप उसको एक शो काज दें, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दें, कि उसको अपना मौका एक्सप्लेन करने का मौका मिले कि उसने इस साल अगर अपनी रिटर्न में इनकम कम दिखाई है जी तो उसको प्रूव कर दे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने अगर लास्ट ईयर 2023 में टैक्स 1 लाख दिया है, हाँ जी, तो मैं बढ़ा के नहीं दूं। हाँ, इस साल मेरे सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, मेरे बिजनेस में डाउनफॉल भी तो आ सकता है। तो 60 डेज का मतलब शो काज का ये है कि उसको वो एक्सप्लेन करे। तो उसको एक्सप्लेन करने को 60 डेज दिए हैं। इसी तरह उन लोगों को भी नोटिस एक्सप्लेन के साथ इस्लाह भी कर सकते हैं अपनी वो जो रिटर्न। ओके, अच्छा राणा साहब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये टैक्स ना देने की रीज़न क्या है लोगों के अंदर, और हुकूमत पर एतमाद ना करने की लोगों को क्या वजूहात नज़र आती है, और हुकूमत को इस सिलसिले में कौन से इक़दाम करने चाहिए ताकि लोग आवाम हमारी उन पर एतमाद कर सके? ये देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमें अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस लेवल पे निसाब में टैक्स का सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। हम लोगों को और मुख्तलिफ चैम्बर्स में और मुख्तलिफ जो ट्रेड बॉडीज़ के अंदर हमें सेमिनार्स और लेक्चर्स करने चाहिए, लोगों को एजुकेट करें कि टैक्स देना हर बंदा दे रहा है। टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि आप बिजली के बिलों में, आप रेस्टोरेंट्स में, आप एयर टिकट्स पे, आप इवन के कोई ऐसी फैसिलिटीज लेते हैं उसमें टैक्स ऑलरेडी आपका डिडक्शन हो रहा है, चाहे वो प्रोविंशियल सर्विसेज की मदद में हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जा रहे हैं, आप दे रहे हैं। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स भी आप जो आप जहाँ पे दे रहे हैं वो होता है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स हमारे मोबाइल पे भी कटता है जब कार्ड लोड करवाते हैं, या इसको, या हम अपना बिजली के बिल में भी टैक्स विद होल्डिंग दे रहे हैं। बिल्कुल, टैक्स तकरीबन हर बंदा अपने तरीके से दे रहा है। सही। लेकिन हमारे अंदर ये है कि चूंकि ये कल्चर डेवलप नहीं है और लोगों को एजुकेट नहीं है, टैक्स रिटर्न देना जरूरी है। हमने जो अपनी इनकम अर्न की, हम अपने डिक्लेरेशन करें, जो हम बिजनेस कर रहे हैं या जो हम कोई ऐसा कोई कारोबार में जा रहे हैं जिसमें एक्सपेंसेस भी अलाउड हैं, आपने नेट प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। अब 25 करोड़ की आबादी है, अब उसमें अभी भी देखें 5 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न दी। अच्छा राणा साहब, फिर लोगों का भी तो ये मौक़िफ़ आता है ना कि जनाब हम हर चीज़ पे, मतलब छोटी से लेके बड़ी चीज़ को, गाड़ी तक भी खरीदते हैं, मकान प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है गवर्नमेंट से? तो ये क्या मामला है? सर देखें, ये एक गवर्नमेंट के एंड में ये चीज़ का फुकदान हमेशा रहा है। हाँ जी, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी जो फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाए, लोगों को इत्मीनान में लेकर आए, ताकि लोगों का इत्मीनान बढ़े और लोगों को ऐसे फैसिलिटीज दें कि पता हो कि एक टैक्स पेयर्स और नॉन टैक्स पेयर्स में ये डिफरेंस है। बिल्कुल। टैक्स पेयर्स को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं हर जगह पे, उनके बच्चों को एजुकेशन में छूट मिल रही है, उनको कोई चीज खरीदते मेडिकल हेल्थ मिल रहा है उनको। देखिए अब लोग, हम सब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट इदारों में पढ़ाने में मजबूर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूलों में एक तो सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, उस तरह का एजुकेशन का लेवल नहीं है, टीचर्स में भी वो जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होती। इस तरह इलाज किसी को ये तो बड़ी प्रॉब्लम बात है, रियासत वो साफ पानी नहीं आपको मुहैया कर पा रही, वो आप खरीद के पी रहे हैं। देखिए हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स देख लें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बेड नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो हमें चाहिए कि आपने आज भी हमारे देख लें वही हॉस्पिटल्स हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें चाहिए हॉस्पिटल्स को बनाएं, स्कूलों की एजुकेशन अच्छी करें, इन टैक्स पेयर्स का जो पैसे हैं जो हम इकट्ठे करते हैं टैक्स की अमाउंट से, इनको टैक्स पेयर्स पे लगाएं, इनको अपनी आवाम पे लगाएं,
शाहाना इनको हम तर्ज शाहाना जिंदगी पे खर्चे, ना लगाएं इतनी बड़ी अपनी। कबीना बनाने से, ये इतने हम बेदार खर्चे करते हैं। लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करें। हाँ, तब लोग टैक्स नेट में और है, तभी बाद ही लोगों बहाल हो। का एतमाद अवाम आप पे भी जीत जहाँ पे सकते हैं। जिम्मेदारी बनती बिल्कुल। है तो फिर दूसरी तरफ भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इनका जरा आप ख्याल रखें, ईमानदारी से इनका इस्तेमाल करें। हम ये कह देते जी। हैं कि हमने जनाब इतने लोगों को नोटिस डाल रहे हैं, हमारे लोग टारगेट पे हैं। हम ये देखें कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं को ही बोझ डाल रहे हैं, उन्हीं को बिल्कुल, पीस रहे हैं जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हम उन्हीं का टैक्स टैक्स ऑडिट नेट करते जो है हैं। ना वो नहीं वसी कर रहे हैं हम। लेकिन- चले देखते हैं ये जो, बहुत शुक्रिया आपका आशिक अली राणा साहब आपके बहुत वक्त का। शुक्रिया। और देखते हैं कि हुकूमत ने जो इस वक्त नोटिस जारी किए हैं 5000 अफराद को, और एक लंबी लिस्ट है 2 लाख के अफराद हैं जिनका डाटा हासिल किया गया नादरा से। अब इन बड़ी मछलियों को हुकूमत और FBR मिलकर पकड़ पाते हैं या नहीं, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और बात कर लेते हैं मईशत और महंगाई की। तो हुकूमत की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है और खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही हैं। मगर ज़मीनी हकाइक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अवाम अब भी महंगाई की दुहाइयाँ देते नज़र आते हैं। मईशत को आखिर कैसे बेहतर किया जा सकता है और महंगाई से कैसे जान छुड़वा सकते हैं, इसके लिए इस्लामी मौशी निज़ाम के नफाज को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी के लिए कुरान और हदीस हमारी किस तरह रहनुमाई करते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुरानिक स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स अब्दुल सलाम आरिफ साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले ये बताइएगा कि मौशी इस्तेहकाम और महंगाई से जान छुड़ाने के लिए कुरान और हदीस हमारी किस तरह से रहनुमाई करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो एक ऐसा क्राइसिस है जिससे पूरी दुनिया फेस कर रही है, और वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्फ्लेशन का क्राइसिस और बैड इकोनॉमी का क्राइसिस। आज पूरी दुनिया भी इसको फेस कर रही है, और हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जिसने हमारी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चनेबल बना दिया है वो यही क्राइसिस है। तो हमने देख रहे हैं कि क्या कुरान और फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरह मुबारक और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हमें इसके बारे में कोई रहनुमाई मुहैया करती हैं कि नहीं करती। देखें, हम दुनिया में क्यों खार हो रहे हैं और इंसानियत क्यों खार हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ तारक कुरान होने की वजह से। आप हैरान होंगे कि कुरान ने एक ऐसा करेंसी सिस्टम दिया हुआ है जो कि अल्टीमेट सल्यूशन है इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स का। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स देखें, इन्फ्लेशन क्या है कि अगर आज मेरे पास 10,000 रुपये हैं और उसके मैंने डॉलर एक्सचेंज करवाए हैं, जो कि इस वक्त राइजुल वक़्त सिक्का राइजुल वक़्त है पूरी दुनिया में, तो फ़र्ज़ करें मुझे $100 मिलते हैं उसके अगेंस्ट। 10 साल के बाद मेरे डॉलर जो हैं वो 50 रह जाते हैं। या इसको उल्ट कर लें कि आज से 10 साल पहले जब डॉलर 100 रुपये का था तो उस वक़्त मेरे पास 10,000 रुपये थे और मुझे $100 मिलते थे, और 10 साल के बाद जब मैं मार्केट में गया तो मुझे जनाब उसके $300 मिले, मेरे $700 कहाँ गए? बिल्कुल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है और यही एक क्राइसिस है सही, जिसको दुनिया हल नहीं कर पा रही, और यही सरमायादाराना निज़ाम का एक क्राइसिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के ज़रिए से हमें जो सबसे पहला पैगाम दिया वो करेंसी का दिया था। इस फील्ड पे कुरान की नज़र में 2 करेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ, एक गोल्ड और एक सिल्वर। गोल्ड का जिक्र भी कुरान पाक में आया है और सिल्वर का जिक्र भी कुरान पाक में आया है। उस वक़्त अरब में गोल्ड को दिनार बोला जाता था, गोल्ड के सिक्के को, और चांदी के सिक्के को दिरहम बोला जाता था। दूसरे ममालिक में भी ऐसे ही चांदी और सोने के सिक्के चलते थे। इनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी। 1924 के बाद जब इन्होंने ये बैंकिंग सिस्टम राइज किया और पेपर करेंसी लेके आए, उस वक्त भी दुनिया को इन्होंने धोखा यही दिया एक्चुअल कि ये प्रॉमिसरी नोट है और इसके पीछे जो है हमारे पास इतना सोना मौजूद है। ये गालबन 1970s में एक वाक़या हुआ जब फ्रांस ने पूरी दुनिया से डॉलर बाइंग शुरू की, और डॉलर बाइंग करने के बाद उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया
कि हमें इस मालियत का सोना दिया जाए, तो उस वक्त उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इतना सोना है ही नहीं। तो डॉलर को एकदम से जरक लगी और बदकिस्मती हमारी देखें कि हमने ही बचाया। किंग फैसल ने पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस करवा के का इस दुनिया में कि ये पेट्रोल की जो पेट्रोलियम की ट्रेड है वो सिर्फ डॉलर में होगी, उस वक्त डॉलर को सहारा दिया। आज जो हमारी पेपर करेंसी है इसके पीछे इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं है, इसके पीछे वो जो प्रॉमिसरी नोट वाला कॉन्सेप्ट था वो है ही नहीं है। दुनिया का हर मुल्क अपना नोट छापता है और कागज के एवज आप दुनिया के तमाम वसाइल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक किसान जो है वो 6 माह तक जमीन का पेड़ फाड़ के मेहनत करके उसके ऊपर गल्ला उगाता है और आप उसको कागज के चंद टुकड़े थमा देते हैं और जो अगर वो जाके घर में रख दे, देखें मेरी दौलत जो है वो मेल्ट कैसे हो सकती है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो इसलिए कुरान की नज़र में जो करेंसीज हैं वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर है, और ये चूंकि शैतान का निज़ाम है, दजाल का निज़ाम है, इन्होंने इस वक्त आप गूगल कर लें कि दुनिया में पाबंदी लगाई हुई है गोल्ड के ज़रिए से तजारत करने के ऊपर। और अल्लाह ताला ने कुरान में दिनार का लफ्ज़ यूज़ किया और सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने जब कहा कि उनको जो साहब गार थे उठे और कहा कि जाओ अपनी चांदी ले जाओ, इसका मतलब है कि अल्लाह की नज़र में ये 2 करेंसीज हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये जब उस वक्त चूँकि बाटर ट्रेड थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इंट्रिंसिक करेंसीज कहा वो गोल्ड था, सिल्वर था और मादनियात थे। इनके अगेंस्ट आप बाटर ट्रेड कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे को रिबा करार दिया। मैं इसकी एक एग्जांपल, बड़ी मशहूर एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और उनको खजूरें पेश की जो बहुत ही उम्दा किस्म की खजूरें थीं। तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये कहाँ से ली हैं? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे पास ज़्यादा खजूरें जो थीं वो कम दर्जे की थीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10 किलो खजूरें मेरे पास कम दर्जे की थीं, मैंने वो दे के उनके एवज ये 1 किलो आला दर्जे की खजूरें ले लीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल ये रिबा है। अब ये देखें ये कितना रिफाइन होके कंसेप्ट आ गया हमारे पास। उसकी रीज़न क्या थी कि रिबा क्या है? तो सैयदना बिलाल ने पूछा कि जनाब मुझे क्या करना चाहिए था? आपने फरमाया कि आपको चाहिए था कि आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में बेचते और उसके एवज जो पैसे आपको मिलते उससे आप दूसरी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट अच्छे वाली जो थी वो आप ख़रीदते। तो रिबा क्यों कहा गया? रिबा ये कहा गया कि इस तरह की ट्रेड में बोथ पार्टीज़ की एक्सप्लॉयटेशन है। हो सकता है बिलाल की खजूरें उससे महंगी हों, हो सकता है उसकी खजूरें जितनी उन्हें दे दी वो उससे ज़्यादा महंगी हों। तो दोनों पार्टी की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो दोनों का राइट सेफ गार्ड सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी की ट्रेड में हो सकता है। तो ये बाकी सारे का सारा रिबा है। ये जितनी आजकल की इकानमी है ये टोटल रिबा के ऊपर खड़ी है और इसका कोई सलूशन नहीं। आप जो मर्जी करते जाएं, आप IMF के पास चले जाएं या वर्ल्ड बैंक के पास चले जाएं, आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें, इस सिस्टम में रहते हुए आप कभी भी खुशहाली का मुंह नहीं देख सकते। आप कभी भी इस दजाली सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए करेंसी के निज़ाम की तरफ नहीं जाते और आप ट्रेड जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसीज में इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, जो कि सोना, चांदी और मादनियात की ट्रेड है। इसके एवज जब आप ट्रेड करेंगे तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने आज अपनी प्रोडक्ट बेची और मुझे उसके एवज 2 तोले सोना मिला तो वो सोना 50 साल के बाद भी 2 तोले सोना होगा, 200 साल के बाद भी वो 2 तोले सोना होगा। और इसी तरह जब आप अपनी प्रोड्यूस बेच के सोना लेके आएंगे या आप सोना दे के प्रोड्यूस लेके आएंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। देखिए दुनिया में तजारत का निज़ाम सदियों से चल रहा था और दुनिया में तजारत हो रही थी, मल्टी नेशनल तजारत थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मुबारक हुई उस वक़्त अरब भी, इंडियन ताजर भी, यूरोपियंस भी, रोमन्स भी मल्टी नेशनल तजारत कर रहे थे। इसी तरह ये सल्तनत उस्मानिया तक जो है ये
मल्टीनेशनल ट्रेड हो रही थी और दुनिया में इन्फ्लेशन नाम की कोई वजूद नहीं था। ये अजीबो गरीब किस्म का सिलसिला इन्होंने करेंसी नोट्स की सूरत में जो है जब पीछे इंट्रिंसिक वैल्यू ख़त्म की और ये दजाली सिस्टम रिबा के बेस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया। अल्लाह ताला ने कुरान में दो ही करेंसीज बताई हैं, एक दिनार है और एक दिरहम है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि मादनियात के ज़रिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी बात जो थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकनॉमिक एंड मार्केटिंग सिस्टम में जो दुनिया को नया कंसेप्ट दिया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी अलहदा मार्केट इस्टेब्लिश की मदीना में पहुँचते ही, और उसमें से मिडल मैन का किरदार ज़ीरो किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि कोई शख्स प्रोडक्ट ख़रीद के उसी वक्त दूसरे को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता मंडी में। जो प्रोड्यूसर होगा वो अपनी प्रोडक्ट लेके आए और वो खुद प्रोडक्ट बेचे। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो सारे की सारी तिजारत जो थी ये यहूद के कब्ज़े में थी और मार्केट सारी उनके पास थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अलहदा मार्केट शुरू की, और वो क्या कर रहे थे, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए और रिबा के ज़रिए। तो एक्सप्लॉयटेशन क्या थी कि वो सस्ते दामों से प्रोडक्ट को ख़रीद लेते थे, अपने पास रखते थे और फिर उसे महंगे दामों में बेचते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की दुश्मनी जो यहूदियों से पड़ी, और काब बिन अशरफ जैसे बड़े ताजर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाती इख्तिलाफ़ात रखने लगे, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेसिक इकनॉमिक इंटरेस्ट को हिट किया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक मार्केट बनाई, और वो गोल शेप की मार्केट थी और साइडों पे दुकानें थीं, दरमियान में उसके मैदान था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिडल मैन का किरदार जो है वो ज़ीरो किया, और उससे मदीना के लोगों में और गिरदोनवा के देहातों के लोग जो मंडी में अपना माल लेके आते थे उनको अच्छे दाम मिलने शुरू हुए, और उनके दिन जो है वो बदलने शुरू हुए और उनकी खुशहाली आई। तो वो कोई इन्फ्लेशन नहीं थी एक्चुअल, जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर नहीं जाते और गोल्ड और सिल्वर को लीगल टेंडर मनी डिक्लेयर नहीं करते। ये अल्टीमेट सल्यूशन में मैंने आपको बात की है। इस पे और बहुत सारी ब्रांचें हैं, बहुत सारा वर्क है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब तक आप इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी जो है वो यूज़ नहीं करते, गोल्ड सिल्वर और मादनियात में तजारत नहीं करते, आपके फाइनेंशियल मसाइल इसी तरह रहेंगे जब तक आप तारके कुरान रहेंगे। हम इस दुनिया में जलील होते रहेंगे। आपने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े आसान तरीके से ये बात जो है वो कन्वे की, समझाई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह और अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात आपकी खिदमत में हाजिर होगी। अपने और होंगे। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।